मित्रगण, जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें आज के लेक्चर में कंप्लीट ज्योग्राफी हो जाएगी। और पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी है उससे विशेष ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उपयोग, एक आध एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल पढ़ाया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पढ़ाने में मुझे कोई इश्यू नहीं है। बस दिक्कत ये है कि मुझे प्रीलिम्स का भी सिलेबस कवर कराना है। इकोनॉमी भी पढ़ा हुआ है हमारा, साइंस भी है और हिस्ट्री भी है। तो इनको देखते हुए पॉलिटिकल पर अभी विशेष ध्यान अगर हम रखते हैं तो अन्य सब्जेक्ट में हैं वो छूट रहे हैं। तो इस वजह से हमने जो पॉलिटिकल मैपिंग है उसको थोड़ा अभी रोक रखा है। अगर समय मिलता है तो हम उसको कवर करा देंगे, 10-12 लेक्चर में कवर हो जाएगा, राइट। और वर्ल्ड मैपिंग में बहुत सारे आपने देखे हों, अब अच्छे अच्छे चैनल भी हैं और भी चैनल हैं, उनसे भी आप एक बार देख सकते हो। और फिजिकल ज्योग्राफी में हम काफ़ी डिटेल से पढ़ा ही रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ निर्धारित करने वाले कारक, इस पे थोड़ा विशेष ध्यान रख लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब जलवायु या जब मानसून आता है तो उसको कई सारे ऐसे कारक हैं उससे डिफेक्ट करते हैं या उसको इम्पैक्ट डालते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और इन प्रभाव की वजह से जो अपने उसकी एक दिशा होती है, राइट, जो दिशा एवं दशा है, तो उसमें भी उसकी स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस स्थिति से कई सारे ऐसे कारक अन्य भी प्रभावित हो जाते हैं जो उससे रेलिवेंट नहीं रखते हैं। तो इनकी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो कौन प्रभावित कर सकते हैं, तो वो होते हैं मुख्य कारक। और वो होते हैं कौन कौन से, वो हम आपको भी बताते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक चीज़ समझ लो कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक एवं निर्धारित करने वाले कारक, इनमें बेसिकली क्या अंतर होता है और इसको कौन कौन से होते हैं, थोड़ा आप देख लो। तो सबसे पहले आप जानते हो कि जलवायु जलवायु के विषय में हमने आपको डिटेल से पढ़ाया था। अब इसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, ठीक, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो कि पृथ्वी का एक ऐसा घूर्णन भी होता है, राइट। पृथ्वी का घूर्णन जो है ये भी इसको प्रभावित करता है। तो जैसे आप जानते हो कि कोई चीज़ है अगर वो एक समांतर में चल रही है, ठीक, मान लो एक समांतर में चल रही है। अब पृथ्वी जो है डेली चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है, तो इससे क्या है कि जो मानसून है उसमें भी प्रभावित होता है और जो मौसम होता है उसको भी प्रभावित करता है, राइट। तो मौसम की जो दिशा होती है वो प्रतिदिन में है कई 24 घंटे में बदलाव कर लेती है, रात भी होती है, दिन भी होता है। इसके बाद आप जानते हो कि सुबह भी होती है। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं इस पे जलवायु पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जलवायु एक लॉन्ग टर्म में चेंजमेंट होती है, बात सही है। लेकिन उस पर पृथ्वी का जो घूर्णन है वो इम्पैक्ट डाल देता है। क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन जो अगर आप देखोगे ना, पृथ्वी घूर्णन देखोगे तो ये दिन भर में कई सारी अपने एक्टिविटीज कर लेता है एक दिन भर में। तो इसकी वजह से जलवायु जो है उसमें जो मुख्य जो उसकी एक प्रणाली है, या हम कह सकते हैं उसकी अपनी एक जो विशेषता है, उस विशेषता को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल देती है, राइट। तो पृथ्वी का घूर्णन भी है। तो अब हम पृथ्वी का घूर्णन कैसे है, क्या है, ये नहीं आप पढ़ना है, बस नॉर्मल चीज़ें समझते जाओ बस, ओके। इसके बाद आप जानते हो जलवायु को अगर देखा जाए तो परिक्रमण काल भी कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट डाल देता है। जैसे परिक्रमण काल आप जानते हो जो पृथ्वी का है, राइट। तो पृथ्वी का एक देखोगे परिक्रमण काल, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे पृथ्वी जब ये चक्कर लगाती है, राइट, इस प्रकार से जब ये चक्कर लगाती है तो ये लॉन्ग टर्म में जलवायु को डिसाइड करती है, लॉन्ग टर्म में जलवायु को डिसाइड करती है। अब बात ये आती है कि पृथ्वी में आप जानते हो क्या हो रहा है, वो अपने सूर्य से निरंतर दूरी बनती जा रही है, क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है, राइट। तो ब्रह्मांड फैलने की वजह से आप जानते हो जो पृथ्वी है वो सूर्य से निरंतर दूर होती जा रही है। तो इसका जो परिक्रमण काल है वो लॉन्ग होता जा रहा है। तो इससे जो जलवायु है वो भी इम्पैक्ट करती है, ठीक है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ब्रह्मांड का विस्तार ले सकते हो इसी में, ठीक। तो ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो भी जलवायु को डिसाइड कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है, राइट। साथ ही साथ आप जानते हो परिक्रमण काल तो मैंने आपको बताया ही है, ओके। इसके बाद आप जानते हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है,
राइट। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो जो पदार्थ पे लगता है, तो इसकी आप जानते हो जैसे दूरी बनती है तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो दूरी होने की वजह से उस पर कम लगता जाएगा। अब पृथ्वी दूर हो रही सूर्य से, तो सूर्य की तरफ से लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी पर लगता है वो थोड़ा कम होता जाएगा। तो इसकी वजह से आप जानते हो जो पृथ्वी है उसका परिक्रमण काल में वृद्धि होगी, राइट। परिक्रमण काल में वृद्धि होगी, और यही परिक्रमण काल में जब वृद्धि होगी तो इससे जो जो जलवायु है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। तो जलवायु लॉन्ग टर्म में चेंज होती जरूर है, लेकिन आप जानते हो कि जब एक निश्चित स्थिति को जब परिवर्तित होती है तो उसमें निश्चित ही कहीं ना कहीं ऐसे कारक जिम्मेदार हो जाते हैं जो उसको डिफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डाल देते हैं। तो ये भी इसमें एक जिम्मेदार कारक हम मान लेते हैं। वैसे अगर आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में तो ये चीज़ें आपको भले ही ना उसमें दी गई हों, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता रहे हैं तो वो साइंटिफिक तरीके से वो आपको समझना पड़ेगा ना। चलिए, इसके बाद आप जानते हो कि पृथ्वी पर आप जानते हो घूर्णन की वजह से आप जानते हो क्या लगता है, उस पर लगता है कोरियोलिसिस बल लगता है। तो कोरियोलिसिस बल है एक्चुअली में, ये जो है आप जानते हो कि किसी भी जलवायु में आप जानते हो जो पवनें चलती हैं, राइट। जो पवनें चलती हैं तो उस पवनों में आप जानते हो कि गति जो होती है वो आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध में दायां ओरी है और बायां ओरी जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इससे जो पवनें होती हैं उनका जो अपना एक टर्म होता है चलने का, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है कोरिलेसिस बल, ये जिम्मेदार है। इसके बाद आप जानते हो कि निरंतर क्या हो रहा है इस पृथ्वी के घूर्णन के वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से आपको पता होना चाहिए जो द्वीप हैं, राइट, या आप कह सकते हैं जो महाद्वीप हैं वो उत्तरी तरफ, महाद्वीप जो हैं एक्चुअली में वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या है खिसक रहे हैं, राइट। उत्तरी गोलार्ध की तरफ खिसकते जा रहे हैं। तो इससे आप जानते हो पृथ्वी पर जो जितने भी स्थलीय जो क्षेत्र हैं यहाँ पर स्थलीय क्षेत्रों की वृद्धि हो रही है, जबकि इधर वाला क्षेत्र अगर आप देखोगे तो इसमें कमी हो रही है, राइट। क्योंकि यहाँ पे संकुचन की स्थिति बन रही है, संकुचन जैसी स्थिति। वैसे संकुचन नहीं बनेगा क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो ये जो चीज़ें बन रही हैं वो ऊपर जाती जाएंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि इसके पार निकल जाएंगी, राइट, वो खिसक जाएंगी। थ्री डायमेंशियल पृथ्वी होती है 3D में, ऊपर साइड में हो जाएंगी। लेकिन आप जानते हो कि इधर वाला जो क्षेत्र है ये वाला, इसमें जल की मतलब कि वृद्धि ज़्यादा है और इसमें कम है, और वैसे भी यहाँ से ऊपर साइड जा रहे हैं, इससे भी क्या है कि जलवायु को प्रभावित करते हैं, राइट। इसके बाद आप जानते हो कि प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं इसमें। आप जानते हो कि पृथ्वी पर आप जानते हो कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं नदियां हैं, राइट, नदियां हैं, पर्वत पठार नदियां, कहीं पे जल की मात्रा अधिक है, राइट, कहीं पर कम है। ये भी आप जानते हो, ये सभी क्या हैं, इसको प्रभावित कर रहे हैं, इन कारकों जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद आप जानते हो ताप है, एक दाब है, ये भी मुख्य है। ताप है, दाब है, ये भी मुख्य माने जाते हैं। अब ताप क्या है ये हमने आपको सब पढ़ा चुके हैं, ताप दाब क्या है, पर्वत नदियाँ पठार ये सब पढ़ा दिए हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो बाहरी कारक, बाहरी कारक आप जानते हो, बाहरी कारक में जैसे अपक्षय है, ठीक है, अपर्दन है, ठीक, अपचय अपरदन, ये भी कारक जिम्मेदार हैं। समझ रहे हो, ये भी कारक जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जानते हो क्या होता है कि जो अपचय या अपरदन है, राइट, बाहरी कारक, तो ये क्या करते हैं निरंतर जो पर्वत हैं पठार हैं उनको क्या है निरंतर घिसते रहते हैं, राइट, घिसते रहते हैं। तो इससे भी आप जानते हो जलवायु को प्रभावित करने में ये योगदान दे देते हैं। वैसे बहुत कम, रेयरली इनका कंडीशन कम रहती है, राइट। इसके बाद आंतरिक कारक भी होते हैं जहाँ से बहुत सारी ऐसी जब ज्वालामुखी विस्फोटन होता है तो उससे बहुत सारी ऐसी हैं जो अनावश्यक जो गैसें होती हैं वो बाहर निकलती हैं, राइट, वो वातावरण में फैलती हैं, तो उससे भी जलवायु को प्रभावित करने में उसकी भी भूमिका रहती है। तो वो भी आप ले सकते हो, जैसे ज्वालामुखी विस्फोटन है, ठीक है, तो ये भी आप जानते हो ये भी एक मुख्य घटक मान लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी अनावश्यक जो गैसें होती हैं जो वातावरण में फैलती हैं, तो उसमें आप जानते हो जलवायु जो है उसको डिफेक्ट करती है, उस पर इम्पैक्ट डालती है। तो इससे क्या है जलवायु की जो एक निश्चित स्थिति होती है, राइट, जो परिवर्तन की एक अच्छी एक स्थिति होती है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये एक
कारक जो हैं आप लिख सकते हो, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो इतना ज़्यादा इसमें समझना नहीं है। पेपर मेंस में आता है तो यही कारक आप लिख सकते हो। बहुत ही आपको मैंने डीप काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, इसमें इतना बहुत है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जलवायु को निर्धारित, देखो ऐसा है, निर्धारित और प्रभावित में थोड़ा बेसिक है, क्योंकि निर्धारित वाले कारक भी आप जानते हो वो प्रभावित में शामिल हो जाते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग है इनकी है, लेकिन सभी नहीं है। सभी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम जलवायु को निर्धारित कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो जलवायु को निर्धारित में कई सारे ऐसे कारक भी हैं, ऐसे कारक भी हैं जैसे ओला, पावसा, जैसे ओलावृष्टि है। तो ओलावृष्टि तो आप जानते हो कब मौसम के अनुसार जब होती है, तो वो जलवायु को निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन वो जलवायु को निर्धारित में मतलब ऐसा होता है कि जलवायु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, राइट, वो निर्धारण कर रहे हैं, और जलवायु को निर्धारण करने में उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, वो उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक और निर्धारित करने वाले कारक थोड़ा बेसिक अंतर होता है। बस ये है कि ये ओवरलैपिंग इनकी मिल जाती है आपस में। हम एक्चुअल वैल्यू नहीं कह सकते हैं कि जो निर्धारित करने वाले कारक हैं, जो प्रभावित करने कारक हैं, वो सेम ही है, राइट, वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि निर्धारित वाले कारक में कभी हम उसका पृथ्वी का घूर्णन या परिक्रमण ये चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं। ओके, जबकि निर्धारक वाले सॉरी, जबकि प्रभावित वाले कारकों को हम ये चीज़ें को मेंशन कर लेते हैं, जबकि निर्धारित वाले में इन चीज़ों को हम मेंशन नहीं करते हैं। ओके, तो अब बात ये आती है कि जलवायु को निर्धारित करने में सबसे पहले जो भूमिका होती है वो आर्द्रता की है, राइट, आर्द्रता की है। तो क्या आर्द्रता जलवायु को प्रभावित नहीं करती? करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, लेकिन ये इसमें निर्धारण भी है, जलवायु को निर्धारण भी करती है। तो जलवायु को जो निर्धारित करने के जो कारक हैं, लिख सकते हो, हम जो बोल रहे हैं कि ऐसे लिख लो कि जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक। तो आर्द्रता, आर्द्रता आप जानते हो, आर्द्रता के विषय में आपको पता होना चाहिए आर्द्रता क्या होती है। तो आर्द्रता के विषय में मैंने आपको डिटेल से समझाया था। आर्द्रता का टॉपिक भी रहा है, कई प्रकार की आर्द्रताएं होती हैं। तो यहाँ पे हमें कई प्रकार की आर्द्रता नहीं पढ़नी, आर्द्रता हमें कई प्रकार की नहीं पढ़नी। बस आर्द्रता को एक नॉर्मल में ये समझना है कि आर्द्रता जो है एक सापेक्षिक निरपेक्षिक भी आर्द्रता होती है। सापेक्षिक आर्द्रता मैंने आपको बताई ही थी, राइट, कि कोई भी वायु होती है वो जब ऊपर चढ़ती है तो अपनी एक संतृप्त को धारण करती है, तो निश्चित ही उसकी वो अपनी एक सापेक्षिक आर्द्रता हो जाती है 100%, राइट। और निरपेक्ष आर्द्रता एक चीज़ की ऐसी होती है कि एक एक्चुअल वैल्यू होती है, वहाँ तक उस स्थिति को पहुँचना होता है। अगर वो चीज़ को कंप्लीट कर लेती है तो हर वैल्यूअल पर वो देखा जाता है कि वो उपस्थिति जो मात्रा है वो उसकी एक निरपेक्ष आर्द्रता होती है। तो सापेक्षिक और निरपेक्षिक आर्द्रता में बस डिफरेंस थोड़ा बस यही होता है कि निरपेक्ष जो है एक प्रकार का देखा जाए तो तटस्थ चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ है वो तटस्थ प्रकार की है, तो वहाँ तक किसी चीज़ को पहुँचना है तो वो उसकी एक निरपेक्ष, जैसे सत्य, सत्य निरपेक्ष है, लेकिन मनुष्य अपने अपने अनुसार अगर मानता है तो जिस अकॉर्डिंग मानता है तो वो एक सापेक्ष कर लेता है। तो इसी प्रकार से आर्द्रता भी है। तो आर्द्रता आप जानते हो कि आर्द्रता शब्द नाम से या कोई चीज़ उपस्थित है वो एक निरपेक्ष चीज़ सी उपस्थित है, लेकिन वो कितनी क्या है, उसमें मात्रा कितनी है, वो उसकी सापेक्षता को दर्शाता है। तो यही बेसिक अंतर होता है निरपेक्ष और सापेक्ष। तो अब एक चीज़ समझ लो कि आर्द्रता के विषय में अगर और आपको जानना है तो आप देखते हो कि आर्द्रता क्या होती है। जैसे कि कोई इकाई क्षेत्रफल ले लो, या हम ऐसे कह सकते हैं कोई इकाई क्षेत्रफल जहाँ पर जल वाष्प की मात्रा उपस्थित हो। एक इकाई क्षेत्रफल पर, या हम कह सकते हैं एक इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा ही उसकी आर्द्रता होती है। एक इकाई आयतन आप कुछ भी ले लो, जैसे एक इकाई आयतन ये ले लिया मैंने, एक इकाई आयतन आप ऐसे भी ले लो। एक इकाई आयतन का मतलब है एक ऐसा आयतन ले लो जहाँ पर उपस्थित जल है, जितना भी जल है, तो उसकी एक आर्द्रता हो जाती है, राइट, उसकी एक आर्द्रता हो जाती है। तो आर्द्रता में आप एक चीज़ देखो, एक इकाई आयतन में उपस्थित जो जलवाष्प के अणु होते हैं, जलवाष्प मतलब जल के ही अणु, तो उपस्थित जलवाष्प के जो अणु होते हैं वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो वही कहलाते हैं उसकी आर्द्रता, वही कहलाते हैं उसकी आर्द्रता। तो आर्द्रता की चीज़ें अगर आप इसको समझना है तो आर्द्रता और तापमान में एक रेलिवेंट संबंध देखने को मिलता है, समझ रहे हो। तापमान और ताप में आर्द्रता में एक संबंध मिलता है, जो मैंने आपको बरसात जब हमने आपको पढ़ा रहे थे जलवायु, तो उसमें मैंने आपको बताया था सापेक्षिक आर्द्रता ताप में कैसा होता है। जब ताप में अगर एक निश्चित तापमान तक रहता है
तो वहाँ तक आर्द्रता अपने आप को धारण करने की क्षमता रखती है, जल को उठाती रहती है, धारण करने की रखती है। साथ ही साथ देखोगे जब वो फैलती है तो फैलने से क्या है, आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। ओके, अब बात है कि उस वृद्धि पर जिस टेम्परेचर पे आर्द्रता 100% हुई थी, अब उसी टेम्परेचर पर अगर आप तापमान को वृद्धि कर देते हो तो फिर आर्द्रता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? उसके पास जो उपस्थित जलवाष्प की उष्मा थी या जलवाष्प था, राइट, वो उस पर पर्याप्त मात्रा में नहीं रहा। क्योंकि पहले तो जैसे 20 डिग्री पे आपका तापमान है तो उस डिग्री पर वायु को संतृप्त होना था, तो वायु ने क्या किया, निरंतर नीचे से जल उठा के अपने आप को संतृप्त होना प्रारंभ किया। ओके, अब ऊपर गई, किसी पहाड़ी पर्वत पे चढ़ गई तो वह फैल गई, तो फैलने से वो आर्द्रता जो थी, ताप में कमी आ गई, राइट, तो आर्द्रता 100% हो गई। अब बात ये आती है कि अगर तापमान को फिर आप वृद्धि कर देते हो तो फिर आर्द्रता कम हो जाएगी, क्योंकि उसके पास जलवाष्प में जुड़े हुए हैं वो फिर उतनी मात्रा में नहीं रहते हैं। तो आर्द्रता और ताप में यही बेसिक डिफरेंस है कि अगर आप तापमान को वृद्धि करते हो तो आर्द्रता में कमी हो जाती है। समझ रहे हो? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, आर्द्रता है, उसमें कमी आती है। तो आर्द्रता और इसमें आपस में यही संबंध है, अगर तापमान में वृद्धि हो रही तो आर्द्रता में कमी रहेगी। जैसे आप जानते हो गर्मियों के दिनों में और सर्दियों के दिनों में या बरसात के दिनों में इसमें आर्द्रता को थोड़ा फील करते होंगे। तो आप देखते हो एग्जाम्पल में कि आर्द्रता देखो, अगर आप देखते हो तो देखो बरसात के दिन में क्या चीज़ें होती हैं, और सर्दी जिसे हम ठंडक बोलते हैं, सर्दियों में क्या होता है, और गर्मी में, इनमें आपको आर्द्रता की स्थिति एक्चुअल पता चलेगी, राइट। तो आर्द्रता एक चीज़ समझिए आप ही, जैसे बरसात जब होती है, राइट, बरसात जब होती है तो बरसात के समय में, जैसे जुलाई से प्रारंभ है, जुलाई अगस्त सितंबर तक बरसात होती है, तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे जो बरसात है, तो बरसात तो होती है, राइट, बरसात तो होती है, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा, सुनना ध्यान से, टेम्परेचर अगर आपको नहीं मिलेगा तो वो वायु जो है वर्षा कैसे कर पाएगी, राइट। उसे टेम्परेचर चाहिए, 100% आर्द्रता चाहिए, फिर क्या चाहिए, 100% आर्द्रता चाहिए। अब वो टेम्परेचर देखो, आर्द्रता टेम्परेचर का अपना एक संबंध होता है, तो मैंने आपको बताया ही था। तो अगर कोई चीज़ टेम्परेचर है, ठीक है, अब टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के बीच में, 20 से 25 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर मिलता है, ओके, तो ऐसी टेम्परेचर में आप जानते हो जो वायु होती है वो क्या करती है, नीचे से जल को धारण करती रहती है, जल से धारण करती रहती है। वैसे अगर आप देखोगे ना, वैसे अगर अगर आप इस वर्षा को हटा दो, वर्षा को हटा दो, तो गर्मी में भी टेम्परेचर आपको 35 से 40 डिग्री के बीच मिल जाएगा, राइट। अब वर्षा जैसे ही आना प्रारंभ होती है, मौसम में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है कि यही जो 35-40 डिग्री टेम्परेचर जो था वो 20 से 25 डिग्री आ गया। क्या? क्यों? इसमें जो है ना, इसमें जो है 20-25, जो 35 से 40 था, देखना 35 से 40 था, तो जितना इसमें आप कम हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि इसमें जितनी कमी हुई है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आर्द्रता या सॉरी, यहाँ पे आप कह सकते हो, वो एक ही चीज़ है, यहाँ पे कह सकते हो जो जल के अणु हैं वो आ गए, राइट, जल के अणु जो हैं आ गए, यानी कि जल वाष्प आ गया, राइट। अब बात ये आती है कि जल वाष्प आ गया, तो जल वाष्प आने की वजह से यहाँ जो टेम्परेचर है, यहाँ जो टेम्परेचर है वायुमंडल का, वातावरण का, वो थोड़ा कम हो गया। ऐसा हो गया, कम हो गया। लेकिन आप जानते हो वो कम जरूर हुआ है, कम जरूर हुआ है एक्चुअली में। अगर आप देखोगे तो उस समय जब बरसात होती है, जब बरसात होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर सुनना ध्यान से, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब बरसात होती है तो टेम्परेचर जो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो रहता ही है, राइट, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो रहता ही है। लेकिन रीजन यहाँ पे ये है कि जो वर्षा होती है, वो वर्षा जो होती है उस टेम्परेचर को और डाउन नहीं कर पाती है, समझ रहे हो। करती तो है, प्रयास करती रहती है, लेकिन ऐसी स्थिति तो आती नहीं है कि टेम्परेचर बरसात में कभी जीरो हो जाए। कभी हुआ है? नहीं होता जी। कभी भी बरसात में टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे तो गर्मी और बीच की सर्दी का बीच का मौसम रहता है, वो होता है बरसात का। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे ना, तो टेम्परेचर जो है वो सूर्य पर्याप्त मात्रा में रहता है कर्क रेखा की साइड में, भले ही वो नीचे आ रहा हो, भले ही वो नीचे आ रहा हो, ठीक है, लेकिन आप जानते हो टेम्परेचर फिर भी रहता है, टेम्परेचर फिर भी रहता है। तो इस स्थिति में अगर आप देखोगे ना, तो उस स्थिति में क्या होता है, भारत की दिशा या उत्तरी गोलार्ध की दिशा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री है,
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो बरसात होती है तो इसे जीरो नहीं बना पाती है, जीरो नहीं बना पाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो कि ऐसी कंडीशन में आप जानते हो ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, बादल, सॉरी ये वातावरण या बादल में एक ही बात है, ये जो वाला जो क्षेत्र होता है इसमें आप देखोगे ना तो जल के अणु आपको मिल जाएंगे। अब जल के अणु मिल गए, राइट। अब जल के अणु मिलने से क्या होता है कि आपके जल के अणु ऊपर तो मिल गए, अब व्यक्ति जो नीचे है, राइट, व्यक्ति जो नीचे है वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे भीग गया है, राइट। अब वो भीग गया है, अब वो भीग तो गया है, लेकिन आप जानते हो इसमें जो वही जल चिपका हुआ है, जो जल चिपका हुआ है वो एक्चुअली में प्रॉपर वाष्पशील नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र होता है एक्चुअली में ऑलरेडी ही जल के अणु उपस्थित है, ऑलरेडी ही जल के अणु उपस्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा शरीर होता है, जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली में देखा जाए तो उस जल वाष्प को क्या है, उसको उत्सर्जित नहीं वो करता है, राइट, उसको उत्सर्जित नहीं कर पाता है। तो ऐसे में आप देखते हो तो उष्ण जैसी स्थिति बनी रहती है, मतलब कि अपने शरीर में एकदम चिपचिपा जैसी स्थिति बनी रहती है। तो वो क्या है, वो एक्चुअली क्या है, वो ये डिसाइड करती है कि तुम्हारे शरीर के उपस्थित जो बॉडी है उसमें उपस्थित जलवाष्प है, जो जलवाष्प चिपका हुआ है, जल चिपका हुआ है एक्चुअली में वो वाष्पशील होकर नहीं जा पा रहा है, तो वो उसमें उपस्थित जो है अणु है जल, वो उसकी आर्द्रता हो जाती है। तो ऐसे आप चीज़ें को समझ सकते हो कई उदाहरणों पे। इसके बाद आप जानते हो कि बरसात और सर्दी, तो इसमें आप जानते हो कि जैसे कपड़ों की बात कर लूँ, ठीक, जैसे अब कपड़े हों, आप कपड़े जब सुखाते हैं, ओके, जब कपड़े सुखाते हैं तो क्या होता है, कपड़े सुखाते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे कि आप देखोगे गर्मियों के दिनों में कपड़े बहुत जल्द सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे तो हमारे वातावरण में आर्द्रता नहीं होती है, उस समय आर्द्रता नहीं होती है, लेकिन आर्द्रता होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती है, आर्द्रता होती है। पवनें जो होती हैं एक्चुअली में देखा जाए जल से जब चलती हैं तो वो कहीं ना कहीं उनमें आर्द्रता मिलेगी, लेकिन आप देखोगे उसमें आर्द्रता मिलती जरूर है, लेकिन आप देखते हो कि उसकी तुलना में जो प्रकाश होता है, सूर्य का तप होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक, वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से आप जानते हो कि आर्द्रता जो होती है वो एक शुष्क सी होती है, सूखती रहती है, ठीक है। वो एक प्रकार से गीली गीली टाइप की नहीं होती है, बस वही है कि वो जैसे ही सूर्य का प्रकाश तेज रहता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि आर्द्रता ना हो, आर्द्रता होती है, लेकिन वो आर्द्रता है वो महसूस नहीं कर पाते हो, समझे हो, गर्मी की महसूस ज़्यादा करते हो, राइट। तो इस वजह से आप जानते हो ऊपर वाला जो वातावरण है उसमें प्रकाश ज़्यादा होने की वजह से जो आर्द्रता है ऊपर का जलवाष्प में उपस्थित होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे आपके सूर्य, आपके जो शरीर में पसीना आता है किसी वजह से, खाना खाते हैं, राइट, उससे पसीना बनता है, राइट, ऊर्जा होती है, पसीना आएगा, तो जैसे ही पसीना बनता है तो वो जैसे ही प्रकाश लगता है शरीर में, जैसे ही ताप लगता है तो उत्सर्जित कर देता है। तो इससे हमें ठंडक मिल जाती है, क्योंकि ऊपर जो है अणु, जो जल के अणु हैं उसकी आवश्यकता होती है, राइट, ऊपर वाले क्षेत्रों में जल के अणु की वातावरण में आवश्यकता होती है। इस वजह से गर्मियों में जो जो पसीना होता है वो ठंडक महसूस करता है, राइट। लेकिन अगर कहोगे बरसात में, तो बरसात में ऊपर अणु ऑलरेडी होते ही हैं यहाँ पे जल के, और वैसे भी सूर्य का तप है वो कमजोर कमजोर हो गया है, कम हो गया है, तो अब जलवाष्प तो उपस्थित रहेगा ही, ओके, वायु तो चल ही रही है तो वो तो आर्द्रता रखेगी ही। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि हमारे शरीर का जो जल है वो वाष्पशील नहीं हो पाता है पर्याप्त रूप में, तो चिपचिपा लगता है। तो इसी स्थिति में देखोगे कपड़ों की बात है तो कपड़े आप जानते हो ना, तो कपड़े गर्मियों में ही सूखते हैं, गर्मियों में ज़्यादा सूख जाते हैं। जबकि आप जानते हो बरसात में अगर स्थिति देखी जाए तो ऐसा नहीं कि बरसात में नहीं सूखते हैं, बरसात में भी सूखते हैं, लेकिन गर्मियों की तुलना में बरसात में जो कपड़े होते हैं वो थोड़ा लेट सूखते हैं। गर्मियों की तुलना में बरसात में कपड़े लेट सूखते हैं। इसका रीजन ये है कि कपड़ों में जो उपस्थित जल है, कपड़ों में जो उपस्थित जल है वो वाष्पशील पर्याप्त रूप में जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि वातावरण में ऑलरेडी क्या है, जल उपस्थित होता है, क्योंकि सूर्य ताप कमजोर है, सूर्य ताप इतना है नहीं। तो इस वजह से ऊपर वाला जो वातावरण है उसमें जो जल की मात्रा है वो देखा जाए तो विद्यमान रहती है। तो इस वजह से कपड़े जो होते हैं लंबे समय में थोड़े सूख पाते हैं। जबकि बात की जाए सर्दियों में, तो सर्दियों में आप जानते हो कि कपड़े जो होते हैं वो वर्षा की तुलना में भी लेट सूखते हैं, समझ रहे हो, सर्दियों में आप जानते हो वर्षा की तुलना में भी लेट सूखते हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में उस समय देखा जाए जब सर्दियां आती हैं, जब सर्दी के मौसम आते हैं तो ऐसी उस स्थिति में देखा जाता है
कि जो ऊपर वातावरण है तो वहाँ पर जो पवनें हैं वो ऑलरेडी पूर्ण रूप से ठंडी होती हैं, ऑलरेडी पूर्ण रूप से वो ठंडी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ताप, सूर्य ताप मिला ही नहीं, और जब नहीं मिला है तो ऑलरेडी आर्द्रता धारण की रहती है। ठीक है, आर्द्रता धारण की रहती हैं, लेकिन वो आर्द्रता अगर आप देखोगे ना तो वो आर्द्रता जो होती है वो 100% उनकी सापेक्षिक आर्द्रता नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो वायु जो ठंडी हुई है, वो जो वायु ठंडी हुई है वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, एक्चुअली में देखोगे तो वो एक्चुअली में सूर्य तप ना होने की वजह से वो ठंडी हुई है, एक्चुअली में उसने जल को धारण नहीं किया है। समझ रहे हो? वो करती है जब उसको थोड़ा बहुत अगर प्रकाश की मात्रा उसको अगर मिलती भी है इकाई आयतन में, कुछ भी पॉइंटों में, तो धारण कर लेगी। वैसे उधर आप जो कर्क रेखा है तो वो उसमें तो प्रकाश रहता ही नहीं, जब ना रहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो वायु होती है तो ओब्वियसली प्रकाश ना होने की वजह से वो ठंडी हो जाती है, ना होने की वजह से वो ठंडी हो जाती है। तो एक्चुअली में उसमें अगर आप बोलोगे कि क्या उसमें जल उपस्थित होता है क्या, तो वो जल उपस्थित होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, लेकिन आप जानते हो वो जल जो होता है वो गर्मियों में जो जल धारण करती है तो ऐसा जल नहीं मिलता है। देखो ऐसा जल उसमें नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से आप जानते हो जो सर्दियों में आपने देखा हो जो कोहरा होता है वो मतलब कोहरा जो होता है मतलब ऊ से बूंदें होती हैं वो टिप 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 छोटी छोटी हो जाती हैं। इसका मतलब है कि उसमें जो ठंडी जो पवन है, जो ठंडी पवन है, एक्चुअली में आप देखोगे उस पवन में देखा जाए तो जल तो उपस्थित है, लेकिन वो जल जो है ना वो उसका 100% नहीं है। राइट, वो उसका 100% नहीं है, इस वजह से वो पूर्ण रूप से बारिश नहीं कर पाती हैं। तो वो फिर क्या है कि जब मौसम उधर जाता है, राइट, मौसम में जब परिवर्तन होता है तो मौसम परिवर्तन के हिसाब से वही जो बूंदें हैं, आप जानते हो वायु जब रुक सी जाती है तो वही जो वायु बूंदें होती हैं वो फुहारा बन जाती हैं, समझे, छोटी छोटी में, तो ऐसे समझ सकते हो। तो आप जानते हो कि सर्दियों की हम बात कर रहे थे, तो आर्द्रता में जो सर्दियाँ होती हैं, ठीक, सर्दियाँ होती हैं तो इस समय आर्द्रता जो होती है वो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इस समय वायु है वो ठंडी रहती है, और वायु जो ठंडी है तो क्या इसमें आर्द्रता है? नहीं, क्या आर्द्रता बिल्कुल है, क्योंकि उसमें जलवाष्प रहती है, आर्द्रता रहती है। राइट, अब बात ये आती है कि जो वायु जो ठंडी होती है, वायु जो ठंडी होती है तो ऐसी स्थिति में देखोगे तो टेम्परेचर आप मानते हो 10 डिग्री तक रहता है, 10 डिग्री तक आपको टेम्परेचर मिलेगा, 10 से 15 के बीच में। अगर आप हिमालय की बात करोगे तो माइनस में रहता है। तो कर्क रेखा की बात करोगे तो 10 से 15 डिग्री के बीच में मिल जाता है, 10 डिग्री तक मिलता है। तो आप जानते हो कि बरसात में देखो, बरसात में आप देखते हो कि 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर है, और सर्दियों में 10 डिग्री टेम्परेचर है। तो आपको क्या लगता है कि कपड़े जो हैं बरसात में जल्दी सूखेंगे कि सर्दियों में जल्दी सूखेंगे? आप यहाँ पे एक माइंड में यही सेट कर लो कि जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े जो होते हैं वो टेम्परेचर बेस्ड डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे भले ही वर्षा होती हो, लेकिन अगर वहाँ पे टेम्परेचर है तो वो जो टेम्परेचर जो है वो आपके कपड़ों का पानी को छुटा के निकाल देगा, बाहर कर देगा। राइट, जबकि सर्दियों में भले ही आप जानते हो पानी ना बरसता हो, लेकिन अगर टेम्परेचर ही नहीं है तो आपके पानी को वाष्प से कौन बनाएगा? उस कपड़ों में उपस्थित जो जल है उसको वाष्प से कौन करेगा? टेम्परेचर करता है, तो टेम्परेचर ही नहीं है तो कैसे हो पाएगा? तो अब यहीं आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो कपड़े होते हैं, कपड़े जो होते हैं वो एक्चुअली में बरसात में जल्दी सूख जाते हैं सर्दियों की तुलना में, सर्दियों की तुलना में बरसात में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी सूखते आते हैं। तो यही जो आर्द्रता है यही डिपेंड करती है वहाँ के तापमान पर, कि वहाँ की तापमान की स्थिति किस प्रकार। तो इतना उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी आर्द्रता के विषय में। और इसी प्रकार आप जानते हो गर्मियों में आप जानते हो मटका भी आप पानी पीते हो। राइट, मटके में आप पानी पीते हो। तो मटके में जब आप पानी पीते हो तो एक्चुअली मटका जो होता है वो मिट्टी का होता है, और मिट्टी में आप जानते हो कि जो जल होता है वो संचरण करने की क्षमता रखता है। राइट, मटका तो वैसी मिट्टी का बना होता है। अब जब भरोगे उसमें जल, राइट, जल जैसे ही आप भरोगे, जैसे ही जल आप भरोगे तो क्या होता है कि जल भरने से आप जानते हो ऊपर जो वातावरण है, ऊपर जो वातावरण है वो गर्म है, ऊपर जो वातावरण है वो ऑलरेडी गर्म है। तो वो तो क्या कर रहा है इस पे, मतलब कि उसकी ऊष्मा जा रही है तो वो तो इसको क्या करेगा, गर्म, उसको आसपास से कर देगा गर्म, सुनना ध्यान से, गर्म करेगा। अब अंदर जो उपस्थित है वो होता है जल, अंदर उपस्थित है वो जल, वो क्या करता है, वो मिट्टी, वैसे भी मिट्टी होती है, तो मिट्टी होती है तो आप जानते हो कि जैसे ही यहाँ पे गर्मी ऊष्मा गई, हमारे मटके में ऊष्मा गई, तो ये जल जो होता है, ये जो जल होता है वो हमेशा याद रखना वो अपने आप को थोड़ा
गर्म महसूस होना चाहेगा, राइट, गर्म होना महसूस चाहेगा, तो वो क्या करेगा, तो जो मटका जो है, राइट, जो मटका जो है एक्चुअली में इस मटके में तो वैसे ही मिट्टी होती है, तो मिट्टी में वो जल रिस रिस के बाहर की ओर आएगा, और जैसे ही बाहर की ओर आता है, जैसे ही बाहर की ओर आता है तो उस पर लग रहा है बाहर से ऊष्मा, और जैसे ही ऊष्मा लगती है तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो क्या होता है, वाष्पशील। और जैसे ही वाष्पशील होता है, सुनना ध्यान से, जैसे ही वाष्पशील होता है तो आप जानते हो कि ये जल जो है उतनी ही तेज से, उतने ही तेज से क्या होता है, ये ठंडा होने लगता है, यही तेज से ये क्या होता है, ठंडा होने लगता है। ठंडा होने का कारण क्या है कि इसमें जो ऊष्मा आ रही है, इसकी जो ऊष्मा आ रही है वो एक्चुअली में इस जल की तुलना में, इस जल की तुलना में आप जानते हो यहाँ कम आ रही है। क्यों? क्योंकि जल तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, इतना तापमान तो है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से आप जानते हो ये रिस रिस के बाहर आता है, तो इसी वजह से आप जानते हो जो मटका जो होता है बाहर पूरी ठंडा आपको मतलब गीला गीला दिखाई देगा, राइट। और जब गीला गीला दिखाई देता है तो उसमें क्या है कि उसमें उपस्थित जो ऊष्मा है, ऊष्मा छेपी क्रिया जो बोलते हैं, वो क्या है, उसको उत्सर्जित करती रहती है, उत्सर्जित करती रहती है, और जल आता रहता है बाहर हो, तो रिस रिस के जल आता है, तो वो एक्चुअली में देखा जाए तो अंदर तक, सुनना ध्यान से, रिस रिस कर आता है तो ऊष्मा छेपी क्रिया में वही अंदर तक क्या होता है कि वो जल को ठंडा कर देता है जाकर के। इस वजह से, क्योंकि जो ऊष्मा है वो एक्चुअली उत्सर्जित कर रही है, वो अंदर इसको गर्म नहीं कर रही है, वो उसको उत्सर्जित कर रही है बाहर हो रही, क्योंकि ऊष्मा जो है वो उतना नहीं है जितना वहां पे जल है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये आर्द्रता है, और आर्द्रता का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी आपको डिटेल से समझाने का प्रयास किया है, सापेक्षिक निरपेक्षिक हर तरीके से। चलो, इसके बाद आप जानते हो संतृप्तता, तो निर्धारित करने में अन्य जो और भी कारक हैं, जैसे पहले आर्द्रता हो गई, दूसरा जो आता है निरपेक्षता, तो दूसरी है जैसे सॉरी संतृप्तता, संतृप्तता। तो संतृप्तता को तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जब वो कोई पवन है, जब वो पवन है, जब वो वर्षा करती है, राइट, तो वर्षा करती है तो आप जानते हो उसे अपने आप में संतृप्त होना पड़ता है। संतृप्त का मतलब ये होता है कि कोई वायु ऐसी है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में गर्म है, उसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है, राइट, वो गर्म हो गई है, तो अब वो क्या करती है, तो कोई वायु जब गर्म होती है वो फैलना चाहती है। हमेशा याद रखना, नेचर का ये नियम है कि कोई चीज़ अगर फैल रही है तो एक समय तक वो फैलती है, फिर वो सिकुड़ना प्रारंभ करती है, तो ये चीज़ें तो नेचर में होती ही रहती हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझो, अगर कोई चीज़ हल्की है तो हल्की होने की वजह से वो फैलती है, और जब वो फैलती है वो इसलिए फैलती है कि वो अपने आप को थोड़ा ठंडा होना महसूस करना चाहती है। अब वो जानती है कि मुझे ठंडा होना है, तो क्या करती है, वो नीचे से जल को धारण करती जाती है, धारण करती जाती है। तो अब वो चल तो रही है, पीछे से उसको प्रेशर लग रहा है, चल रही है, चल रही है, अब उसने जल इतना धारण नहीं कर पाया है, 100% आर्द्रता नहीं हो पाई है, तो अब वो क्या है कि कहीं पर्वत पठार मिल जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं, तो भाई नीचे तो पीछे से तो प्रेशर लगा ही रहा है उस वायु पे, दूसरी वायु का, तो वो क्या है ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर चढ़ती है। और जैसे ही ऊपर चढ़ी, तो हमेशा याद रखना वायु पर चढ़ने पर एकदम से आप जानते हो फैलेगी, और फैलती है तो हमेशा याद रखना फैलने से टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो उसके पास अणु थे जल के, वो ही संतृप्त हो जाएंगे, वही संतृप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप संतृप्तता का नियम समझ सकते हो। दूसरी कंडीशन इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि संतृप्त वायु, या हम उसे बोलते हैं जो एक निश्चित टेम्परेचर को 0 डिग्री बनाने में जितना जल को वो धारण कर लें, समझ रहे हो, जल को वो धारण कर लें, उसकी वो संतृप्त कहलाती है। या हम ऐसे कह सकते हैं, 0 डिग्री को हम यहाँ मेंशन नहीं करते हैं, 0 डिग्री को हम मेंशन नहीं करेंगे, यानी कि कोई वायु है, कोई वायु है, ठीक है, अब उसमें जितना टेम्परेचर है, जितना उसके पास टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को वो क्या करेगी, अपने आप में जल को धारण करने का प्रयास करेगी, जल को धारण करने में प्रयास करेगी जितना उसकी क्षमता है, और जैसे जितनी उसकी क्षमता होती है वो जल धारण करती रहती है, करती रहती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि वो अपने टेम्परेचर को क्या कर देती है, बिल्कुल ही खत्म करना प्रारंभ प्रयास करेगी। अगर जैसी पूरा प्रयास कर लेती है तो उसकी वो 100% सापेक्षिक आर्द्रता होती है, और जिस 100% आर्द्रता पर, जिस 100% आर्द्रता पर वो पवन और जल को धारण ना कर पाए, और जल को धारण ना कर पाए, वो उसकी वैल्यू कहलाती है संतृप्तता, यानी कि संतृप्त हो गई, कोई चीज है वो संतृप्त हो गई, या पवन है वो संतृप्त हो गई, अब उसको अन्य और जल धारण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति संतृप्त जो वायु होती है वो क्या करती है, वर्षा करती है। संतृप्त वायु जो होती है वो वर्षा करती है, क्योंकि उसने आर्द्रता को 100% धारण कर लिया है, अब उसे और आवश्यकता नहीं है, वो एक संतृप्त है, ठीक। 100% आर्द्रता पर, जिस 100% आर्द्रता पर वो पवन और जल को धारण ना कर पाए, और जल को धारण ना कर पाए, वो उसकी वैल्यू कहलाती है संतृप्तता, यानी कि संतृप्त हो गई, कोई चीज है वो संतृप्त हो गई, अब उसको अन्य और जल धारण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति संतृप्त जो वायु होती है वो वर्षा करती है, क्योंकि उसने आर्द्रता को 100% धारण कर लिया है, अब उसे और आवश्यक नहीं है, वो एक संतृप्त है, ठीक।
संतृप्त गया, हम कह सकते हैं तृप्ति प्राप्त हो गई उसे। तीसरा कॉन्सेप्ट इसी में लगा लगा जो है वो अगर आप समझना चाहोगे तो ऊषांक, तो इससे संबंधित ऊषांक भी है। तो आपको पता होना चाहिए ऊषांक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि वातावरण आप देखते हो, मान लो वातावरण जो है एक्चुअली में देखा जाए क्या होता है कि ये मान लो 35 डिग्री टेम्परेचर पर है, ठीक, 35 डिग्री टेम्परेचर पर। और जो वायु जो है एक्चुअली में आप देखोगे तो वो भी आप जानते हो उतनी डिग्री टेम्परेचर पर भी है, उतनी डिग्री टेम्परेचर पर है। अब एक चीज समझो, थोड़ा संतृप्तता में और ऊष्मांक में बेसिक थोड़ा अंतर ये होता है कि संतृप्त जो होती है कि कोई वायु पूर्ण रूप से क्या हो जाए, अपने आप को तृप्त हो जाए, पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए, ठीक, तो वो तो संतृप्तता कहलाती है। लेकिन ऊष्मांक वो होती है कि जो वायु आप देखोगे ऊपर चढ़ रही है, जो वायु पर्वतों पर चढ़ रही है, तो वो एक्चुअली में टेम्परेचर से उसका आप जानते हो कितना था, मान लो उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री, राइट, 25 डिग्री टेम्परेचर है वायु का। अब वो ऊपर चढ़ रही है तो उसके पास जो अणु हैं एक्चुअली में देखा जाए तो वही अणु जो हैं एक्चुअली उतने ही हैं जितने उसने धारण किए कर पाई थी। अब वो स्थलीय क्षेत्रों में गई है, अब जब ऊपर जा रही है तो अणु तो उतने ही हैं, लेकिन जैसी वो फैलती है ऊपर जा करके इस प्रकार से, तो आपको पता होना चाहिए यही टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाता है, वही टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाता है। तो मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री, और जैसे ही 20 डिग्री मान लो टेम्परेचर आया, और इसी 20 डिग्री टेम्परेचर पर यही जो वायु ऊपर चढ़ी थी, ये इसके पास पहले थी 90% आर्द्रता, ठीक, जल धारण किए थी। अब वो ऊपर फैलने से हो गई इसकी 100% ऊपर हो गई, तो वो क्या करती है जल को वर्षा देती है या वर्षा कर देती है, राइट, वो कर देती है वर्षा। तो वो किसने टेम्परेचर पे की, 20 डिग्री टेम्परेचर पे की, कितने पे, क्योंकि आप जानते हो कि उसके पास कितना टेम्परेचर था, 25 डिग्री का था। अब ऊपर गई तो उसका 5 डिग्री टेम्परेचर और कम हुआ, और 5 डिग्री टेम्परेचर कम होने पर उसकी जो आर्द्रता थी, उसके में जल जो उपस्थित थे, समझ रहे हो, जल की जो उपस्थित थे वो एक्चुअली में देखा जाए कितना हो गए 100%, क्यों, 90% पहले ही थे, अब 5 डिग्री में और उसका थोड़ी फैली तो उसकी आर्द्रता 100% हो गई, तो वही जो है वर्षा कर देगी। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि यही जो वर्षा है वो करने लगती है। तो ऐसी स्थिति में बोला जाता है कि जिस डिग्री पर वायु संतृप्त होकर वर्षा करने लगती है उसे बोलते हैं उसका ऊषांक या ऊष का अंक, यानी कि ऊष का अंक, ठीक है, अंक क्या है, उसका एक डिग्री को मापन करता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो संतृप्तता और आपके ऊषांक में यही संबंध है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप ऊषांक को समझ सकते हो, राइट, इस प्रकार से आप ऊषांक को समझ सकते हो। ऊषांक जो होता है कि जिस डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कोई वायु संतृप्त होकर वर्षा करने लगती है, जिस डिग्री पर संतृप्त होकर वायु वर्षा करने लगती है, वो उस डिग्री का उसका ऊषांक कहलाता है। ओके, चलिए, तो वो जो डिग्री दिख रहा है ना, वो डिग्री जो है एक्चुअली में वो मापन करता है वातावरण और जल को, राइट। अब बाहर से वातावरण 35 डिग्री है, और जो वायु है एक्चुअली में वो तो जब तक जल धारण करेगी, वो जब तक जीरो ना हो जाए, ठीक, जब तक जीरो ना हो जाए। लेकिन आप जानते हो ये 35 से वायु का जो टेम्परेचर 25 डिग्री था, अब वो 25 से हुई जीरो, राइट, और ये 35 से जब तक इसकी कंपेयर करोगे तो इसकी कंपेयर करने पे बचा 20 डिग्री, यही 20 डिग्री जो टेम्परेचर बचा है यही इसका ऊषांक कहलाता है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो मानसून है, ये तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। वर्षा के विषय में थोड़ा समझ लो। मानसून तो हमने आपको पढ़ा ही दिया है कि जो मौसम शब्द से है मानसून क्या होता है। तो मानसून आप जानते हो कि मौसम के अनुसार जो बदलती पवन की दिशा होती है, मौसम के अनुसार जो बदलती पवन की दिशा है, तो मेंशन हम कर लेते हैं मानसून,
ऐसा नहीं है कि मानसून को हम हटा देंगे, मानसून को हम इसमें शामिल करते हैं, मानसून को शामिल करते हैं, और उसको तो मैं हम डिटेल से ही आपको बताए हैं, डिटेल से बताए हैं कि जो आपकी पवन होती है, राइट, पवन होती है वो मौसम के अनुसार अगर अपनी दिशा को बदलती है, और मौसम के अनुसार का मतलब यही है कि आप जानते हो पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण भी करती है, घूर्णन भी करती है, तो इससे जो है परिक्रमण और घूर्णन की वजह से मानसून को प्रभावित होता है। तो मानसून जब प्रभावित होता है, या उसमें जो पवनें होती हैं वो प्रभावित होती हैं, तो जिसकी वजह से मानसून आ जाता है, और यही मानसून जो है एक्चुअली में पवन की दिशा को में परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार अगर वायु है या पवन है, उसमें अगर अपनी उसको दिशा जो है, कंडीशन है, उसमें अगर किसी प्रकार का बदलाव आता है, राइट, तो वही उसका मानसून हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो मौसम का ये मौसम जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी, अरबी आप जानते हो मुसलमानी शब्द है, ठीक। इसके बाद आप जानते हो आ, आता है आपका वर्षा। तो वर्षा आती है, तो वर्षा को अगर आपको समझना है, तो वर्षा एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये जो डिपेंड करती है, बादल आपने पढ़े हों कि बहुत सारे ऐसे बादल होते हैं, वो बादल बादल कपासी बादल, मेघ बादल हैं, काले बादल, ये जो बादल होते हैं, तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये बादल जो बनते हैं,